Hello, welcome to our YouTube channel CGCE Muradabad, a journey to excellence. And today we will discuss about insolation and heat budget of the earth surface. सबसे पहले बात आती है कि जो सौर विकिरण है यानी कि सोलर रेडिएशन है वो क्या है। तो चलिए हम देखते हैं। पृथ्वी अपनी समस्त ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। सूर्य अत्यधिक गर्म गैस का पिंड है जिसके पृष्ठ का तापमान 6000 सेल्सियस है। ये गैसीय पिंड निरंतर अंतरिक्ष में चारों ओर ऊष्मा का विकिरण करता रहता है जिसे सौर विकिरण कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर विकिरण यानी कि सोलर रेडिएशन कहते हैं। अगर हम देखें तो जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर टोटल सोलर रेडिएशन का 2 मिलियन पार्ट ही जो है वो अर्थ पर आ पाता है। और सूर्य जो है पृथ्वी पर मुख्य ऊर्जा का स्रोत है। वो जितनी भी जैविक घटनाएं हैं और या भौतिक घटनाएं हो वो जो है वो सब सूर्य के विकिरण से ही संभव है। अगर हम देखें तो जो एवरेज डिस्टेंस है अर्थ एंड सन की वो लगभग 149 मिलियन किलोमीटर है। इस डिस्टेंस को जो सूरज की किरणें हैं यानी कि सन्स रेज हैं वो 8 मिनट 20 सेकंड में तय करती है। जो ये दूरी है इसको 8 मिनट 20 सेकंड में तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो सन की जो रेज है वो हमारी पृथ्वी तक आने में उनको 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। एटमॉस्फेयर क्या है? इज ए ओपन एनर्जी सिस्टम। और जो एटमॉस्फेयर है वो ओपन है। एटमॉस्फेयर क्या है? ये रिसीव करता है एनर्जी फ्रॉम बोथ डायरेक्शंस अर्थ एंड सन, यानी कि ये अर्थ से भी रिसीव करता है और सन से भी रिसीव करता है। अगर हम कंपेयर करें दोनों में अर्थ एंड सन की जो एनर्जी है तो अर्थ की एनर्जी इज ए निग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू द अर्थ, इन कंपेरिजन टू द सोलर एनर्जी। And all life process and all exchanges of matter and energy between the earth atmosphere and the surface of the oceans and land are driven by the solar energy. अब इंसुलेशन की जब हम बात करेंगे, the insolation क्या है? The energy received by the earth surface in the form of short wave is termed as incoming solar radiation और इंसोलेशन। क्या हम बोलते हैं? इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और हम इसको शॉर्ट में इंसोलेशन भी बोलते हैं। ओनली 2 बिलियंस यानी कि 2 यूनिट्स ऑफ एनर्जी आउट ऑफ 1 बिलियन यूनिट्स ऑफ एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन ऑफ द टोटल सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ सरफेस। It is the only major source of energy on the Earth's surface. It is the only major source of energy on the Earth for most of the physical and biological phenomena. यानी कि जो सोलर एनर्जी है वो हमारी अर्थ को हीट करती है and it is also heat the atmosphere, and the sun is a great engine that drive winds, currents and the denudation and sustain life in biosphere. And most of the plants make their food by the process of photosynthesis by observing carbon dioxide. And there are some factors that affect insolation. These are the factors: angle of the sun's rays, length of the day, distance between the earth and the sun, sunspots, effect of the atmosphere. अब हम अगर देखें एंगल ऑफ द सन्स रेज तो ये कैसा इफेक्ट करता है इंसोलेशन को। जब सन्स रेज क्या होती हैं? डायरेक्ट होती हैं, क्या ओवरहेड होती हैं। तो मान लो ये क्या ओवरहेड, तो ये मिनिमम एरिया कवर करता है, यानी कि जो एरिया है वो लेस कवर करेगा और उसको जल्दी ही गर्म करेगा। जो जहाँ पर ये रेस का इंसिडेंस होगा
वो जो तल है वो जल्दी गर्म करेगा एज कंपेयर टू सलांटिंग वेव। और जो सलांटिंग वेव है या रेज हैं उनको ज़्यादा एरिया कवर करना पड़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर का, अगर हम देखें बशर्ते जो वर्टिकल रेज है। अब यहाँ देखिए ये इस एरिया को कवर कर रही है, यानी कि जो एरिया है वो हमारा ज़्यादा हो गया, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस एंड लार्जर एरिया, जिससे क्या होगा जो इंसोलेशन है वो कम रिसीव होगा ओवर दी अर्थ सरफेस, यानी कि कम जो सूर्य तप है वो कम प्राप्त होगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इंसोलेशन की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा आता है लेंथ ऑफ द डे, यानी कि लेंथ ऑफ द डे जो है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है किसको, इंसोलेशन को। ड्यूरेशन ऑफ द डे वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, यानी कि जो डे है उसकी जो लेंथ है या उसकी जो टाइमिंग है वो वेरी करता है प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन। तो अगर हम इक्वेटोरियल एरिया में देखें, यहाँ की दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया है उसमें दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम पोल वार्ड शिफ्ट करते हैं तो जो डे और नाइट की जो वेरिएशन है वो बढ़ता चला जाता है। एंड सीजन, यानी कि विंटर सीजन एंड समर सीजन, तो ये भी जो है कहीं ना कहीं क्या करता है, अफेक्ट करता है इंसोलेशन के रिसीविंग में। विंटर सीजन है और जो अर्थ है वो विंटर सीजन में क्या होती है, सूर्य के करीब होती है, तो क्या होगा, इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होगा एज कंपेयर टू समर सीजन। Longer the duration of the day, the greater is the amount of insolation received। और जितना डे का जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा होगा उतना ही इंसोलेशन क्या होगा, वो ज़्यादा रिसीव्ड होगा, जो अमाउंट ऑफ इंसोलेशन है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और इसका उल्टा फिर क्या है, अगर शॉर्टर ड्यूरेशन है डे का तो वहाँ पे क्या होगा, जो इंसोलेशन रिसीव होगा वो लोअर होगा। अब तीसरा आता है डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। तो ये भी कहीं ना कहीं जो हमारा इंसोलेशन है उसको अफेक्ट करता है। जैसा कि अभी हमने बताया कि जो हमारी अर्थ है वो जो जनवरी है, यानी कि 3 जनवरी को क्या होगी, सबसे करीब होती है हमारे अर्थ के। तो उस टाइम क्या होगा कि जो इंसोलेशन है 7% मोर क्या होता, रिसीव होता, क्या होगा, 7% मोर। दिस इज वाई कि जो सर्दी है वो 7% सीवियर कम होती है इन दी नदर्न हेमिस्फीयर। एंड 4 जुलाई, कितने, 4 जुलाई को जो हमारा पृथ्वी और सन के बीच की जो दूरी है उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस पाई जाएगी, यानी कि 152 मिलियन किलोमीटर। इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा समर है उसमें 7% जो इंसोलेशन है वो कम रिसीव होगा। अब दूसरा चीज आता है कि जो समर है नदर्न हेमिस्फीयर में वो जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या है वहां पर इंसोलेशन ज्यादा रिसीव होता है। एंड जनवरी है उसमें क्या है, जो ड्यूरेशन ऑफ द डे है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से इंसोलेशन वहां पर कम रिसीव होता है। एंड सन स्पॉट्स भी कहीं ना कहीं अपनी एक अलग भूमिका निभाते हैं इंसोलेशन को इफेक्ट करने में। कहा जाता है कि जो साइकिल है सन स्पॉट्स का वो 11 साल में पूरा होता है, और जो 11वां साल होता है उसमें हाईएस्ट सन स्पॉट होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, हाई रेडिएशन होता है। वो भी हमारा जो इंसोलेशन है उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। इफेक्ट ऑफ द एटमोसफेयर, और एटमोसफेयर की भी एक बड़ी भूमिका है
जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो कुछ एनर्जी जो है, जो सोलर रेडिएशन है, उसको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब ये कितना करता है, ये लगभग लगभग 14% जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। किसके जरिए, जो डिफरेंट गैसेस हैं उनके जरिए, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड हो, चाहे वो मेथेन हो, वो सारी गैसेस हैं, वो क्या कर लिए, इसको हमारे एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या करेंगे, वो एब्जॉर्ब करेंगे। स्कैटरिंग, तो स्कैटरिंग जो होता है 23% जो सोलर रेडिएशन है उसका क्या हो देता है, स्कैटरिंग होता है। 6% गो बैक टू दी स्पेस, स्पेस कितना, 6%। बाकी जो है 17% वो क्या होगा, रिसीव बाई दी अर्थ सरफेस, वो कहाँ चला जाएगा, अर्थ सरफेस पे चला जाएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी जो है होता है, जो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये मान लो क्लाउड्स है, वो क्या करते थे, रिफ्लेक्ट करते हैं। 27% जो है वो हमारे क्लाउड्स क्या है, उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं बैक टू दी स्पेस। और जो 2% है वो आइस कवर, 2% किससे होगा, आइस कवर से, आइस कवर। तो इस प्रकार जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो भी कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है इंसुलेशन को। और जैसे जैसे एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट पार्टिकल्स, गैसेस एंड क्लाउड्स का जो वेरिएशंस होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, जो इंसुलेशन है वो कम बढ़ती प्राप्त होता है हमारे अर्थ सरफेस पर। और जो पृथ्वी है उसकी सतह पर जो है, जो सूर्य तप है, वो कम बढ़ती जो है प्राप्त होता है। हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, जब हम हीटिंग एंड कूलिंग की बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होता है, देखिए, जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारी शॉर्ट वेव में आती हैं, और जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर जो सोलर एनर्जी है उसके लिए ट्रांसपेरेंट होता है। मान लीजिए विजिबल लाइट्स है एंड अदर रेज ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रम, उनके लिए क्या है, जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रांसपेरेंट है, ठीक। लेकिन जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, उनको क्या करता है, वो जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो हीट होगा, यानी कि गर्म होगा, उसका टेम्परेचर जो है बढ़ेगा। उसके बाद आता है कंडक्शन। तो कंडक्शन क्या होता है, देखिए, जब कोई दो डिफरेंट टेम्परेचर की कोई बॉडी होती है, तो उन दोनों में क्या होगा, संवहन होगा, यानी कि एक एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ क्या होगा, जो करंट एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है तब तक जब तक उन दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। तो कंडक्शन क्या होता है, अब जब हमारा अर्थ जो है हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, तो जो एनर्जी है वो क्या होगी, जो हमारी हीट एनर्जी है वो जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करेगी। यानी कि जो भी हवा निचले वायुमंडल में पृथ्वी की सतह के संपर्क में आती है वो गर्म हो जाती है, गर्म होकर, और वो क्या करेगी, जो हीट है उसको ट्रांसफर करेगी टुवर्ड्स द एटमॉस्फेयर, जिसको हमने कंडक्शन का नाम दिया है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन क्या होता है, देखिए, जब धरातल गर्म होता है, धरातल के गर्म होने से क्या है, जो हवा है वहां पे वो गर्म होगी, और गर्म होने के बाद उसका जो आयतन है उसमें वृद्धि होगी, और वो ऊपर उठना स्टार्ट हो जाएगी। अब उसकी जगह को लेने के लिए जो ठंडी और भारी हवा है वो उस जगह को रिप्लेस करेगी, जिससे कि क्या होगा, वहां पे कन्वेक्टिव करंट्स टाइप में डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो क्या होता है, गर्म होता है।
एडवेक्शन। एडवेक्शन भी एक अहम भूमिका निभाता है इसमें एटमॉस्फेयर के गर्म होने में, हीट ट्रांसफर में, हीट बजट ऑफ द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। देखिए, हम मान के चलते हैं कि जो टोटल सोलर रेडिएशन है वो 100 यूनिट्स है। जो हमारा अर्थ है उसका जो बाहरी एटमॉस्फेयर है, यानी कि अपर लिमिट ऑफ द एटमॉस्फेयर है, वहां पर अगर हम देखें तो 100% यानी कि 100 यूनिट्स टोटल हम मान लेते हैं। और हम देखेंगे कि कितना जो एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है, टोटल जो सोलर रेडिएशन आता है उसका कितना पार्ट अर्थ रिसीव करता है, कितना पार्ट जो है एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब करता है, कितना पार्ट जो है वापस स्पेस को चला जाता है। तो इसी के बारे में हम आज हीट बजट में देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें टोटल सोलर रेडिएशन का, हमने कितना 100% मान लिया, कितना 100%। अब देखिए होगा क्या, जो अर्थ है, जो क्लाउड्स है, वो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो 27% को रिफ्लेक्ट कर देगा क्लाउड्स, एंड 2% बाय द अर्थ आइस कवर। ठीक है, उसके बाद जो रिमेनिंग है वो 34% एब्जॉर्ब बाय द अर्थ। क्या होगा, 34% को अर्थ जो है हमारा वो एब्जॉर्ब कर लेगी, एंड 27% एनर्जी, सॉरी 23% एनर्जी scattered and 6% goes to the space and remaining 17% observed by the earth। क्या होगा, 17% को फिर अर्थ ऑब्जर्व कर लेगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा हमारा 51%, एंड दी 14% ऑब्जर्व बाय द एटमोस्फेयर। जो सोलर रेडिएशन है उसका 14% को क्या करेगा हमारा अर्थ जो एटमोस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यहाँ पे हमारा एटमोस्फेयर कितना करना 14%। ठीक, तो अगर हम इसको सबको मिला लें तो कितना बैठेगा, जो स्पेस में चला गया 35%। कितना 35%। अब जो 65% बचा वो हमारा जो एटमॉस्फेयर है और अर्थ है उसने रिसीव किया, जिसमें से 14% किसने, हमारे एटमॉस्फेयर ने रिसीव किया, और 51% जो है हमारा जो धरातल है उसने रिसीव किया। तो ये जो हो गया बजट किसका हो गया, हमारे एटमॉस्फेयर का और अर्थ का हो गया। अब हम देखेंगे कि ये जो इंसोलेशन रिसीव किया है अर्थ ने और पृथ्वी ने, जो पृथ्वी की सतह पर ये इंसोलेशन रिसीव हुआ है वो कैसे वापस जाता है। तो जो वापस जाता है वो किसमें, लॉन्ग वेव में जाता है, लॉन्ग वेव सोलर रेडिएटर। अब देखिए 23% माइनस होगा रेडिएटेड फ्रॉम दी अर्थ। अब इसका 6% क्या करेगा, हमारा जो एटमोस्फेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है उसका कितना करेगा, 6% वो क्या करेगा एब्जॉर्ब कर लेगा, और 17% कहाँ चला जाएगा, हमारा स्पेस को चला जाएगा। ठीक, इसमें से 9% का क्या होगा, 9% जो है जो हमारा एटमोस्फेयर है वो रखेगा अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कन्वेक्शन, यानी कि जो 9% है वो किस में खर्च हो जाएगा, टर्बुलेंस एंड कन्वेक्शन में। जो कन्वेक्टिव करंट्स हैं उसमें क्या होगा, वो जो 9% है वो उसमें खर्च हो जाएगा। तो वो किसके पास रहेगा, हमारे एटमोस्फेयर के पास रहेगा। अब 19% जो है वो कंडेंसेशन इन द, यानी कि जो वाष्प है उसमें लैटेंट हीट के तौर पे क्या है वो एटमॉस्फेयर में ही रह जाएगा। अब जो एटमॉस्फेयर है वो कितना, जो बजट है वो कितना हो गया 34 ये हुआ जो लॉन्ग वेव से रिसीव होता, कितना 34 और प्लस 14 चलो 48। तो जो हमारा अर्थ, सॉरी एटमॉस्फेयर है
उसने कितना रिसीव किया, 48%। अब ये 48% भी क्या होता है, जो स्पेस को जो है चले जाता है, और जो एटमॉस्फेयर है वो, यही एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जो अर्थ और एटमॉस्फेयर का जो बैलेंस है वो बना रहता है। अब इसमें कभी कभार क्या है, थोड़ा कम बढ़ती हो जाता है गैसेस के डिसबैलेंस की वजह से, या और बहुत सारे रीजन की वजह से शॉर्ट ड्यूरेशन में, बट over the long period of time it remain the same, and the earth average temperature कितना होता, 15 सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जो बरकरार रहता है, जो कि हमारी लाइफ को सस्टेन करता है अर्थ पर। तो अर्थ का एल्बिडो कितना होता है 35। एल्बिडो 35, यानी कि 35% जो एनर्जी है, सोलर एनर्जी, सोलर रेडिएशन, वो क्या है, वो स्पेस में चला जाता है वापस, जिसको हम एल्बिडो के नाम से भी जानते हैं।